नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम उपन्यास के विषय में बात करेंगे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उपन्यास आधुनिक युग की महत्वपूर्ण गद्य विधा है। उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति उप प्लस न्यास इन दो शब्दों के मेल से हुई मानी जाती है। उपसर्ग का अर्थ सामने या समीप, न्यास शब्द का अर्थ धरोहर एवं रखना। इस तरह उपन्यास का अर्थ एक लेखक अपने जीवन और समाज के आसपास जो कुछ भी देखता, सुनता एवं अनुभव करता है, उसे अपने भाव विचार में ग्रहण कर अपनी कल्पना से सजा संवार कर जीवन एवं समाज की धरोहर के रूप में पुनः उसके सामने रखता है। इसीलिए उपन्यास को जीवन एवं समाज का वास्तविक दर्पण भी कहा जाता है। उपन्यास में प्रसादन अर्थात प्रसन्न करने का भाव निहित होता है। इस तरह किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना कि उससे दूसरों को प्रसन्नता हो, उपन्यास करना कहा जाएगा। लेकिन आजकल इस अर्थ में उपन्यास का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में उपन्यास अंग्रेजी के नॉवल का पर्याय बन गया है। चलिए, ये तो हो गई उपन्यास के अर्थ की बात। अब विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त की गई उपन्यास की परिभाषाओं पर भी दृष्टि डाल ली जाए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा उपन्यास है, यानी मनुष्य का यथार्थ जीवन उपन्यासों की विषय वस्तु के रूप में काल्पनिक ढंग से ग्रहण की जाती है। मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है, यानी उपन्यास मनुष्यों के चरित्र को परत दर परत उद्घाटित कर उसके रहस्य को अभिव्यक्त करने का कार्य करता है। ये एक अन्य विद्वान बाबू गुलाब राय के अनुसार उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीलापन के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक काल्पनिक घटनाओं के द्वारा मानव जीवन के सत्य का रचनात्मक रूप से उद्घाटन किया गया है। यानी उपन्यास विस्तृत एवं रोचकता से पूर्ण होने के साथ वास्तविक जीवन के पात्रों द्वारा जीवन के सत्य को प्रकट करता हुआ दिखाई पड़ता है। ये तो हो गई उपन्यास की परिभाषा। चलिए अब उपन्यास के तत्वों पर भी बात कर ली जाए। जिस तरह कहानी विधा के 6 तत्व हैं, जिसका विवेचन मैंने अपने YouTube वीडियो कहानी विधा में किया है, उसी भांति उपन्यास के भी 6 तत्व या अंग हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा देश काल व वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य। चलिए सभी पर अलग से विस्तार से चर्चा कर ली जाए। पहला है कथा वस्तु। उपन्यास की मूल कहानी ही कथा वस्तु है। सारा उपन्यास इसी पर विकसित होता है। इसके 3 भाग हैं, प्रारंभ, मध्य और परिणाम। प्रारंभ उपन्यास का प्रस्तावना भाग होता है। मध्य भाग में पात्रों के संघर्ष का चित्रण होता है और परिणाम उपन्यास की समाप्ति है। उपन्यास की कथा ऐसी हो कि पाठक उसके परिणाम का अनुमान ही न लगा सके। कथा वस्तु सुगठित, रोचक एवं मौलिक होनी चाहिए। उसका प्रबंध कौशल ऐसा हो कि मुख्य कथा के साथ गौड़ कथा भी संगठित हो। जैसे गोदान में होरी और धनिया की कथा मुख्य है और अन्य कथाएं गौड़ होने के साथ ही कथा के विस्तार में सहायक हैं। उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण होता है, इसलिए घटनाओं की विविधता होती है और प्रत्येक घटना अनुभूति प्रधान होती है। दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। उपन्यास का प्राण तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। इसमें वास्तविक रूप में समाज एवं जीवन के पात्रों का समावेश होता है। सजीव पात्र होने से पाठक में भी वही भाव जागृत होता है। पात्र के चरित्र चित्रण में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है।
पात्र का व्यक्तित्व आकर्षक हो, आकार, वेशभूषा, रंग रूप का प्रभावी अंकन किया गया हो, पात्र के चरित्र का बौद्धिक एवं चारित्रिक गुण उसके प्रति पाठक को भावुक करता है, यानी कि पाठक उससे अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसलिए उन्हें चतुर, लोक कल्याणरत, संवेदनशील होना चाहिए। जैसे गोदान में होरी का चरित्र है, उससे सभी लोग एक तादात्म्य स्थापित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उपन्यास में चरित्र चित्रण की 2 शैलियाँ प्रयुक्त होती हैं, विश्लेषणात्मक और नाटकीय शैली। विश्लेषणात्मक शैली में लेखक स्वयं पात्र के विषय में कह के उसके चरित्र पर प्रकाश डालता है। नाटकीय शैली में अन्य पात्रों के संवाद द्वारा किसी पात्र के चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है। यह दोनों शैलियाँ ही मनोवैज्ञानिक ढंग से पात्रों के आंतरिक एवं बाह्य चरित्र पर प्रकाश डालती हैं, यानी कि किसी भी उपन्यास में इन दोनों शैलियों का ही प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा पात्र के आंतरिक एवं बाह्य गुणों को प्रकट किया जाता है। उपन्यास में पात्र भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य हैं: पहला, सामान्य गुण वाले पात्र। ये वर्गगत या प्रतिनिधि पात्र होते हैं, जैसे गोदान में राय साहब का चरित्र ऐसा ही है। दूसरा है विशेष गुण वाले पात्र। ये व्यक्तित्व प्रधान विशेष गुण वाले पात्र होते हैं, जैसे अगेय के शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर ऐसा ही पात्र है। तीसरा, आदर्शवादी पात्र। ये आदर्शवादी गुणों से संपन्न होते हैं, जैसे गोदान में मेहता का चरित्र ऐसा ही चित्रित किया गया है। चौथा, यथार्थवादी पात्र। ये समाज एवं जीवन से जुड़े हुए वास्तविक पात्र होते हैं, जैसे गोदान में होरी समस्त किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता दिखाई पड़ता है। पांचवा, स्थिर चरित्र वाले पात्र। स्थिर चरित्र वाले पात्र का चरित्र एक सा ही होता है, फिर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। छठा है गतिशील चरित्र वाले पात्र। इनके जीवन में उतार चढ़ाव होता है, यानी इनका चरित्र अस्थिर होता है, जैसे नदी के द्वीप उपन्यास में भुवन का चरित्र ऐसा ही है। चलिए अब अगले तत्व कथोपकथन पर भी बात कर ली जाए, क्योंकि ये तो हुई पात्रों की बात। संवाद या कथोपकथन का उपन्यास में मुख्य स्थान होता है। यह कथानक को गति प्रदान करता है, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालता है और वातावरण निर्माण में सहायक होता है। संवाद संक्षिप्त, सार गर्भित, स्वाभाविक एवं स्मरणीय होने चाहिए। वे कथा वस्तु से संबद्ध, सरस, रोचक, पात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप, परिस्थिति से मेल खाते हुए सजीव एवं सार्थक होने चाहिए। जैसे होरी और गोबर के मध्य का यह वार्तालाप उनके चरित्र के विरोधाभास को प्रकट करता है, क्योंकि यहाँ पर होरी के वार्तालाप से पता चलता है कि वह धर्म भीरू है, यानी कि धर्म से डरता है, जबकि गोबर का चरित्र विद्रोही रूप में प्रकट होता दिखाई पड़ता है। चलिए नमूना देख लेते हैं। होरी कहता है, तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। गोबर कहता है, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। फिर होरी कहता है, यह बात नहीं बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। फिर गोबर प्रत्युत्तर देता है, यह सब मन समझाने की बातें हैं, भगवान सबको बराबर बनाते हैं। इस संवाद से हमें दोनों के ही विचारधारा का पता चल जाता है। अगला बिंदु है देश काल व वातावरण। कथानक और पात्रों के चरित्र को पूर्णतः स्वाभाविक बनाने में देश काल व वातावरण मुख्य साधन है। देश काल व वातावरण की सीमा में ही उपन्यासकार घटना या पात्र को स्वाभाविक बनाता है। जैसे भगवान राम और सीता अपने मर्यादित वेशभूषा में ही जचेंगे, ना कि जीन्स या शर्ट में। साथ ही सामाजिक उपन्यास में लेखक अपने अनुभूत युग को दर्शाता है, यानी अगर सामाजिक उपन्यास है तो उसमें लेखक अपने समाज के आसपास के अनुभूत युग को, परिस्थिति को चित्रित करता है। परंतु ऐतिहासिक उपन्यास में उस युग विशेष की पृष्ठभूमि का वर्णन किया जाता है, और अगर ऐतिहासिक उपन्यास है तो उस इतिहास विशेष के युग को उसमें प्रकट किया जाता है। उस समय उसी तरह का वातावरण और देशकाल उसमें चित्रित होता है। जैसे अब्दुल्ला हुसैन के उदास नस्लें उपन्यास में जंग के ऐलान के बाद का वातावरण दर्शनीय है। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को जंग का ऐलान किया गया। 5 दिन के बाद ब्रिगेड को कूच का हुक्म मिला।
तमाम सिपाहियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने रगड़ रगड़ कर जूते पॉलिश किए, राइफ़ल की नली और दस्ता चमकाया, वर्दी के बटनों पर सोडा घिसा और बालों में तेल और आँखों में सुरमा लगाया। अगला तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली कथा वस्तु को सजाती संवारती है। भाषा शैली पात्रानुकूल, स्वाभाविक व प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें ग्राम्य भाषा, नगरीय भाषा, ऐतिहासिक शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। अगर ग्रामीण परिस्थिति से जुड़ा हुआ उपन्यास है तो उसमें उसी तरह की भाषा का, ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। यदि नगरीय उपन्यास है तो उसमें नगरीय और शहरी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और यदि ऐतिहासिक उपन्यास है तो उसमें इतिहास विशेष के उस परिस्थिति से संबंधित शब्दावली का प्रयोग होना नितांत आवश्यक है। उपन्यास में 4 प्रकार की शैली प्रयुक्त होती है। पहली कथात्मक शैली, दूसरी आत्मकथा शैली, तीसरी डायरी शैली और चौथी पत्र शैली। चंद जैसे अब्दुल्ला हुसैन के उदास नस्लें उपन्यास की उर्दू मिश्रित भाषा का नमूना देखिए। जिन्होंने तकरीर की वे कौन हैं? हमारे ख़ानदान के सबसे उम्र रसीदा बुजुर्ग हैं और वे खातून मेरी खाला हैं, यहीं रहती हैं। आपकी वालिदा मम्मी पर्दा करती हैं। इस तरह आप देखते हैं कि इस उपन्यास में जो शब्दावली है वो उर्दू मिश्रित शब्दावली है। साथ ही अंग्रेजी भाषा के शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अंतिम तत्व है उद्देश्य। उपन्यास का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं है, यह जीवन की झांकी प्रस्तुत कर उसकी व्याख्या करता है। सामाजिक दृश्यों के द्वारा आंदोलित कर आदर्शवाद, राष्ट्रीयता लाता है। इस तरह ये युग एवं समाज को प्रेरणा देता है। यानी कि उपन्यास सिर्फ मनोरंजन करने का काम ही नहीं करता है, यह जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है और इसके साथ ही आदर्शवादी बातों को प्रकट करता हुआ पाठक को उद्वेलित करता है। इस प्रकार उपन्यास में इन सभी तत्वों का संयोजन नितांत आवश्यक है। यदि आपको उपन्यास विधा पर आधारित यह विवेचन पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।